नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डेल्ही जो सल्तनत थी उसको कंप्लीट किया था। हम लोगों ने डेल्ही सल्तनत में सबसे पहले स्लेवरी डायनेस्टी देखी थी, उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, फिर जो लास्ट में लोदी डायनेस्टी देखी थी। उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। चर्चा इस प्रकार थी, उससे जो भी प्रश्न आएगा आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा प्रश्न पत्र में। तो हम आपसे यह ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप कहीं मत कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री की एक खास बात होती है, लय बिगड़ी तो हिस्ट्री बिगड़ी। लय पूरा आप उसको मतलब सीक्वेंस से देखिए। तो आप अभी देखेंगे आधुनिक भारत तक, आपको ऑप्शन में जो कन्फ्यूजन भी होंगे ना, तो आप टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन लगा देंगे उसमें। तो आप शुरू से अंत तक देखिए और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। जो भी लोग चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें और लाइक भी अवश्य करें। इससे क्या हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम और अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। आपके इन्हीं प्रयासों से अपने जो कंटेंट को हम और बढ़ाएंगे और जो इसमें मतलब जो भी हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट करने का और भी प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये बात शुरू में कह दी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि अब हम आज मुग़ल काल शुरू करेंगे। लोदी वंश को हमने कल बताया था, इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। वहीं से जो है जो बाबर मुग़ल वंश का जो संस्थापक होता है, वो भारत में अपनी सत्ता को आसीन करता है और एक शक्तिशाली सत्ता शासक के रूप में भारत में मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे विश्व की स्थिति 15वीं शताब्दी के, मतलब 1400 से 1500 ईस्वी के बीच जो होता है, क्या स्थितियां रहती हैं। हम इसके पहले जाएंगे। सबसे पहले मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण, शुरुआती आक्रमण कह सकते हो, सबसे अधिक ना कह के सबसे पहला आक्रमण सही से जो झेला, जो लड़ाई जिसने की, बलबन ने की, गुलाम वंश का शासक था। उसके बाद जो गुलाम वंश से जो अगले बढ़ते हैं, खिलजी वंश आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफ़ी मंगोलों से लड़ाई की। तो इस प्रकार इन दोनों का जो है जिक्र मंगोलों की लड़ाई से काफ़ी रहता है। तो देखते हैं मंगोल उस समय कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। किसमें? 12वीं 13वीं, जब तक खासकर वो रहता है चंगेज खां, तब तक मंगोल सबसे पावरफुल रहते हैं। चंगेज खां के उत्तराधिकारी उतना नहीं कर पाते हैं। तो मध्य एशिया और रूस का क्षेत्र और पूर्वी कह सकते हो, अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, भूमध्य सागर आता है, मतलब यूरोप और एशिया के साथ ही यूरोप सागर है बीच में लगभग दोनों के। तो बॉर्डर पर दोनों मतलब मिलते हैं कह सकते हो। तो उसके पूर्वी क्षेत्र तक, मतलब भूमध्य सागर से लगा के इधर भारत के मतलब पंजाब क्षेत्र तक उसका शासन, और रूस के भी कुछ नीचे वाले भाग में शासन था। किसका? चंगेज खां का। फिर उसके बाद जो आता है सबसे बड़ा शासक, साम्राज्यवादी शासक पूरे उस क्षेत्र में, मध्य एशिया, ईरान, इराक, भारत, सिंधु से लगा के वोल्गा नदी तक, रूस में जो है लगभग रूस और यूरोप से मिलती है, उसका शासन आता है। वो कौन होते? तैमूर होता है। तो दो शासक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो चंगेज खां, दूसरा तैमूर। तो इनका जो है वर्चस्व रहता है, खासकर चंगेज खां के बाद तैमूरों का रहता है। तैमूर का जो आक्रमण भारत झेलता है, भारत को लूट लाट के चला जाता है, काफ़ी खून खराबा करता है, गाँव को लूटता है। जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब शिल्पकारी लोग होते हैं, महिलाएं होती, सबको जो होता है उसको उठा भी ले जाता है। जो अपने उनको उपयोगी दृष्टि से लगते हैं गुलाम के रूप में भी ले जाता है, और जितनी अचूक संपत्ति होती है सबको तो लूटता ही है, हर चीज़ को। अब उसके बाद हम देखते हैं तैमूर के बाद जो तैमूर के उत्तराधिकारी होते हैं वो बट जाते हैं। तैमूर में प्रथा होती है कि ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो फिर शासन में विभाजन कर दिया जाएगा, तो वो आपस में फिर लड़ने लगते हैं, तो शक्ति कहीं न कमज़ोर हो जाती है। उधर ही उज्बेकों का उदय होता है, लेकिन तैमूर लोग अपने को श्रेष्ठ मुस्लिम मानते थे, उसको नीची निगाह से देखते थे उज्बेकों को। लेकिन उज्बेक भी कहीं ना कहीं अब इस क्षेत्र में, जो मध्य एशिया के क्षेत्र में, अपनी शक्ति आजमाना चाह रहे हैं। फिर उज्बेक के बाद जो उधर देखेंगे सफ़ावी जो होते हैं, सफ़ावी एक आते हैं, वो भी अपने को शक्ति के रूप में ईरान इराक पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वो शिया संप्रदाय से होते हैं। उज्बेक मुस्लिम में सुन्नी को मानते हैं, तो ये भी आपस में लड़ते हैं। उधर ही उसी क्षेत्र में देखेंगे फरगना पड़ता है, काबुल के पास में फरगना जो है, कंधार, फरगना, काबुल। तो फरगना एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उसका शासक कौन बनता है? बाबर बनता है, राजगद्दी पर बैठता है। तो अब बाबर की हिस्ट्री वहीं शुरू होती है, वहीं गद्दी पे 1504 में गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद जो है बाबर का सीन 1504 में नहीं कह सकते, 1494 में जब ये गद्दी पर बैठता है। कहाँ? फरगना में, फरगना।
तो वहाँ से बाबर की समझ लिए राजा की जो स्थिति एक होती है वो शक्ति के रूप में वो आता है, लेकिन वो छोटा क्षेत्र होता है। उस समय जो देखेंगे, अभी बात करते हैं, दो उस मध्य एशिया में काफ़ी टॉप माने जाते हैं क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से। तैमूरों के समय काफ़ी उनका महत्व बढ़ जाता है। एक होता है हेरात, दूसरा समरकंद। बाबर का टारगेट होता है समरकंद को जीतना, क्योंकि समरकंद का जो शासक होता है इस्लाम की दृष्टि से उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो बाबर का सपना रहता है समरकंद को जीतना। आखिर तक बाबर समरकंद पर कब्जा कर नहीं पाते हैं देखा जाए जो, तो बाबर को मजबूरन काबुल की ओर बढ़ना पड़ता है। समरकंद इधर है तो काबुल इधर है। समरकंद यदि मान लीजिए ये भारत है तो समरकंद जैसे पड़ेगा यहाँ, मतलब काबुल इधर पड़ रहा है तो समरकंद इधर है पश्चिम में। तो बाबर को समरकंद जब मिलता नहीं तो मजबूरन वो काबुल पर आता है। काबुल जीतने के बाद वहीं से उसका सपना आ जाता है कि भारत को जीतना है। उसने कहा भी होता है कि पानीपत के युद्ध के साथ मैं ये सोचने लगता हूँ कि कैसे उसको जीतूंगा और साथ में भारत जैसे जो संपत्तिवान देश पर कब्जा कैसे करूंगा, वहाँ का शासक कैसे बनूंगा। तो इस प्रकार बाबर का हम देखते हैं उदय कहाँ से होता है, फरगना से होता है, फिर भारत में आता है। अब उस पर चर्चा करेंगे। तो बाबर के बारे में जान गए। मुगल वंश में कौन, ये फरगना। पहले तो देखें मुगल जो बाबर की बात करते हैं, बाबर कर रहे हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी। इतना चलो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 1483। अब 1483 ये फिर डाउट वाली डेटें हैं, कोई इनका फिक्स नहीं रहता है। देखिए प्रेम वाले दिन 14 फरवरी को हुआ है और सबसे बड़ा जो है देखा जाए आक्रमणकारी के रूप में होता है। कुछ इसके कारण भी रहते हैं, जो उस समय अपने को पावर में नहीं करता तो मध्य एशिया में सब अपना अपना लड़ाई कर रहे थे। कहीं उस्मानी लोग लड़ रहे थे तो सहाफ़ी लोग लड़ रहे थे, उज्बेक लोग लड़ रहे थे, तो सबकी लड़ाई देखनी थी। इनको शक्तिशाली शासक के रूप में उभरना था। अब दूसरा देखते हैं बाबर के बारे में देखेंगे तो बाबर जो होता है ये देखा जाए इसके माता, बाबर के जो माता होती हैं कुतुल निगार खानम, ये जो होती हैं मंगोल वंश की होती हैं, मंगोल वंश की। और इसके पिता जो है शेख उमर मिर्जा भी कहीं कहीं लिखा होता है, शेख उमर मिर्जा, जो कि ये किससे होते? तैमूर वंश से। अब समझ लो बाबर कैसे ना योद्धा हो। दोनों उस समय शक्तिशाली वंश अपने अपने समय में होते हैं। पूरे मध्य एशिया बोलगा से सिंधु तक इनका सबका अपना अपना विस्तार होता है। मेन जो है ईरान, इराक, अफगान, इन पे सब पे इन्होंने शासन अपने समय में किया होता है। तो इसका होना योद्धा तो तय होता है कि माता भी मंगोल वंश से हैं, पिता भी तैमूर वंश से थे। तो अब ये बाबर का क्या सीन रहता है? बाबर की जो पहली लड़ाई होती है पहले 1494 में ये फरगना की गद्दी पर बैठता है। फरगना, अब देखिए 7 और 4 11 वर्ष में कोई ऐसे बैठ सकता है? मतलब इतना कम समय कैसे, क्या मतलब माना जाए? कहीं के इतिहासकारों में 14 वर्ष की उम्र में लिखा है। अब फरगना की गद्दी पर बैठता। अब ये क्या चाहता है कि इधर समरकंद है, मान लीजिए समरकंद है, ये सोचता है कि समरकंद पर हम आक्रमण कर लें। तो समरकंद पर आक्रमण करता है, फिर ये हार जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर इधर को आ जाता है। इसने 2 बार अटैक किया होता है शुरू में समरकंद पर, इसके फरगना के बनने के बाद, लेकिन वहाँ क्या होता है? हार जाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर ये मौका देखता है, फिर एक युद्ध होता है 1501 का, बहुत महत्वपूर्ण है, सरेपूल का युद्ध जो 1501 में होता है। सैबानी खान होता है यहाँ, सैबानी खान उज्बेक होता है, उज्बेक ये होता है सैबानी खान से लड़ाई होती है बाबर की। फिर ये हार जाते हैं, सैबानी खान जीत जाता है, ये हार जाते हैं। जो ये बाबर की हार हो जाती है। फिर क्या होता है? आगे चल के सैबानी खान की मृत्यु हो जाती है। बाबर फिर युद्ध करते हैं वहाँ पे जाके। वहाँ जो ईरान के जो लोग होते हैं इनके सपोर्ट करते हैं, सेनापति इनका सब ईरान के सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ शासक तो बन जाते हैं। कहाँ पर? समरकंद में। ये समरकंद में शासक बनते हैं, लेकिन 8-9 महीने के लिए शासन केवल कर पाते हैं।
वहाँ के लोग इनको स्वीकार राजा के रूप में नहीं करते हैं। तो इनके पास कहीं ना कहीं मजबूरी रहती है कि अब इधर को बढ़ा जाए, किधर, पूर्व की ओर। तो काबुल देखते हैं, किस पे विचार करते हैं, काबुल पर, काबुल पर विचार करते हैं। और काबुल विचार के साथ काबुल, कंधार व कंधार, कंधार 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 को जीत लेते हैं। काबुल की जो विजय इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती है 1504 में। काबुल को जीतने के बाद ही भारत का सपना समझ ले देखने लगते हैं। फिर उसके बाद बाबर की स्थिति में देखेंगे। जो है काबुल पर विजय 1504, और यहीं पे उपाधि लेते हैं पादशाह की, पादशाह की उपाधि भी ग्रहण करते हैं यहीं पे। तो ये भी रहता है कि पादशाह की उपाधि कहाँ लेते हैं, ये इसी युद्ध में विजय होती है। फिर उसके बाद ये भारत की ओर बढ़ते हैं। भारत में क्या स्थिति चल रही होती है, भारत में राजनीतिक उठापटक चल रही होती है। तो भारत में 1518-19 के समय, 18-19 में बाजौर व भीरा को जीतते हैं। भीरा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाबर कहता है सबसे पहले हमने जो तोपों का इस्तेमाल किया भारत में आके, बारूद से संबंधित तोपों का, तो भीरा में किया। तो अब देखें, तो अब ये समय आ जाता है, मतलब बाजौर और भीरा पंजाब के पड़ोस में होते हैं। तो समझ ले पंजाब की ओर बाबर बढ़ चुका होता है। अब भारत की स्थितियाँ क्या होती हैं, जो उस समय लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, इधर कौन है, भारत में मान लिया भारत में इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ये भी होता है। लोधी किस वंश से संबंधित होते हैं, बाकी तो तुर्क होते हैं जो इससे पहले के वंश थे, गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है। लेकिन जो होता है लोधी वंश होता है, लोधी वंश वो अफ़गान वंश होता है, ये अफ़गानी होते हैं। प्रथम अफ़गानी भारत में कौन थे शासक के रूप में, ये लोधी थे, ठीक, अफ़गानी शासक होते हैं। अब देखते हैं जो इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट होते हैं, कौन, इनके रिलेटिव होते हैं दौलत खां। ये पंजाब के शासक होते हैं, पंजाब के, ये क्या हैं, पंजाब के शासक हैं, पंजाब के शासक हैं, पंजाब के शासक होते हैं। और इन्हीं का लड़का दिलावर खां होता है, पुत्र दिलावर खां क्या होता है, कहाँ जाता है, ये बाबर, यहाँ पर बाबर आ जाते हैं, यहाँ पर बाबर है, मान लीजिए बाबर यहाँ पर हैं, अफ़गान काबुल कंधार में बैठे हुए। दिलावर खां के नेतृत्व में एक जो है, ये भेजता कौन है, दौलत खां भेजता है दिलावर खां को बाबर के पास कि यहाँ पर युद्ध कीजिए। अमीर लोग काफ़ी नाखुश हैं इब्राहिम लोधी से, किससे, इनसे, और ये काफ़ी अत्याचारी शासक है, और युद्ध करके जो है हमको जो है कुछ बड़ा वहाँ पर अधिकार दे दीजिए, ये मतलब इनका मानना होता है दौलत खां का। और इधर जो है गुजरात, यहाँ पे मेवाड़ के शासक जो होते हैं, मेवाड़ के शासक राणा सांगा काफ़ी योद्धा होते हैं। ये भी अपने कुछ जो दूत संदेशवाहक को यहाँ भेजते हैं कि भारत में युद्ध करवा के हम सपोर्ट करेंगे, ठीक। ये अपने स्वार्थ से होते हैं, इनको मतलब होता है, ये दो चीज़ों के लिए इनका मामला होता है। पहला तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत व जो है इधर जो कौन सा मुगल वंश का, ये मुगल वंश क्या कह सकते हो, मुगल या तुर्क वंश, तुर्क होते हैं, तुर्क, चुगताई तुर्क वंश समझे तो तुर्क लिखे हैं। तुर्क वंश के बीच लड़ाई होगी, तो दोनों बीच कब तक लड़ाई चलेगी पता नहीं है, मतलब तो हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, तो हम जो राजपूत लोग जो शासन का है क्षेत्र जो है उसको हम अपना कवर कर लेंगे, जैसे मालवा को जीत लेंगे, इनका रहता है मालवा, इनके पास रहता है इब्राहिम लोधी के पास, तो इस चक्कर में होते हैं। दूसरी बात, उनको लगता है कि ये इसको हरा के कमज़ोर करके इब्राहिम लोधी को चला जाएगा, जैसे तैमूर लंग 1398 में आता है, भारत में शासन नहीं करता, चला जाता है। तो इनको लगता है शायद ये है बाबर यहाँ युद्ध करे, इनको कमज़ोर कर देगा इब्राहिम लोधी को और चला जाएगा सीधे अपने वहाँ वापस। लेकिन होता सब इसका उल्टा है आगे चल के।
तो दो चीज़ें होती हैं। तो ये सोचते हैं दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश की लड़ाई चलेगी तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा है ज़्यादा दिन तक रहेंगे, मतलब जो चले जाएंगे लूट के इनको कमज़ोर करके। अब बाबर क्या होता है, बाबर को यही मौके की तलाश होती है। अब तो जो सोच ही रहा होता है, अब सोचता है कि जब भारत के ही लोग कुछ सपोर्ट कर रहे हैं हमें तो क्यों ना शासन भारत पे किया जाए। तो भारत फिर निकल पड़ता है ये भारत। बाबर आता है, बाबर आया, पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत क्षेत्र में, पानीपत में अपने साजो सामान सब बिछा के रख देता है, कई सारी श्रृंखलाएँ बनाता है, तुगलमा पद्धति, बारूद का उपयोग करता है, तोपों का बारूदनुमा तोपों का उपयोग करता है, बंदूकचियों का उपयोग करता है। ठीक, तो इस प्रकार बाबर पूरी सुसज्जित सेना लेके आता है। 20 अप्रैल 1526 ये पानीपत का युद्ध इस समय स्टार्ट होता है। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और इनके साथ विक्रमाजित एक होता है, बहुत आगे मतलब इनका नेतृत्व करता है, काफ़ी वीर वो भी होता है। विक्रमाजित इनकी तरफ से लड़ता है, दोनों लोग लड़ते हैं। और साथ में वीएस कौन है? बाबर। काफ़ी भीषण युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी भी मतलब लड़ते हैं, अपनी वीरता पूरी लड़ा दिखाते हैं। लेकिन इसके पास क्या होती हैं? इसके पास दो चीज़ों का बहुत इसने प्रयोग किया होता है। तोपों बारूद, तोपों में कौन सी? बारूद का प्रयोग करता है, बारूद वाली तोपों को। और दूसरा है बंदूकचियों का भी प्रयोग करता है, बंदूकचियों। माना जाता है कि तोपों और बंदूकचियों के लिए जो सबसे इनके पास दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस्ताद अली। पूछा जाता है इनकी ओर से तोप खाने को कौन देख रहा होता है? उस्ताद अली एक होते हैं, एक मुस्तफ़ा होते हैं। दो लोग इनका काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मुस्तफ़ा जो हो गए, मुस्तफ़ा और ये हो जाते हैं। अब क्या हुआ? और साथ में बाबर किस युद्ध नीति का प्रयोग करता है? तुगलमा पद्धति। ये उज्बेक लोग प्रयोग करते थे, तुगलमा पद्धति का। ये तोपों को गाड़ियों से लगा देता है, गाड़ी पे एक व्यक्ति के सीना की ऊंचाई तक की तोपें होती हैं, उनको सबसे पीछे श्रेणी में रखता है और बीच में खाई रखता है, खाई में पेड़ वगैरह रख लेता है, मतलब इस तरीके से। और ऐसी नीति बनाता है कि घेराव कर सकें हम उनको। इनके पास तो बहुत बड़ी सेना होती है, लोदी के पास उसको बताते हैं 12,000 ही होती है उसकी सेना। इनके पास 1 लाख से 2 लाख से लगभग ऐसे 1-2 लाख होती है, काफ़ी इनकी कम सेना होती है। लेकिन इनको राणा सांगा का सपोर्ट मिला होता है, राणा सांगा के साथ अन्य राजपूत शासक होते हैं और साथ में जो है ये पूरा सपोर्ट कर रहा था दौलत खां जो होता है अपने पंजाब क्षेत्र से। तो इनकी सेना उस समय बड़ी शायद हो गई हो। या दूसरी बात, लोदी की सेना में जो बहुत सारे नौकर चाकर थे वो भी लड़ाई लड़ने चल देते थे, मतलब सैनिक में तो होते थे लेकिन इतना योद्धा नहीं। इसके पास प्योर सैनिक थे, केवल वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते थे, तो ये मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके वंशजों का भी प्रभाव रहता है जो कि बहुत उस समय पावरफुल रहे थे। तैमूर और जो दूसरे थे मंगोल, उनकी पद्धतियाँ उसको पता थी कैसे क्या लड़ाई में किया था, योद्धा वर्ग से था समझिए, तो ये जीत जाता है। तो इस पर प्रश्न आते हैं किस प्रकार हैं? पानीपत की लड़ाई कब हुई, किनके बीच हुई, तोपों को किसने देखा, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। कौन किसके सपोर्ट में था? राणा सांगा और जो है दौलत खां किधर थे? तो इस बना के प्रश्न पूछ लेता है। तुगलमा पद्धति का प्रयोग किसने किया? क्या सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग भारत में हुआ? नहीं, पानीपत के युद्ध में पहली बार प्रयोग तोपों का नहीं हुआ, ना बाबर ने किया। बाबर ने भीरा और बाजौर में किया था पहला प्रयोग, ठीक। और जो देखा है भारत में, इससे पहले विजयनगर साम्राज्य आता है, जब हमने बताया था कल 1336 में हसन गंगू और जो हैं हरिहर बुक्का करते हैं विजयनगर, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की, तो वहाँ भी वो आपस में लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल करते होते हैं। इससे पहले हो चुका है वो, ठीक। अब बाबर के बाद की जो बात की देखें, बाबर आ गया, बाबर ने पहला युद्ध जीता 1526 में पानीपत। लेकिन बाबर के लिए भी भारत में क्षेत्र कब्जा करना बहुत आसान नहीं था। भारत में भी राजपूतों से लड़ना था, राजपूत राजस्थान में थे, मालवा वालवा सब कवर करना था, क्योंकि काफ़ी लड़ाई इनको भी लड़नी थी। पूर्व में अफगान लोग लड़ाई करने में मजबूत थे, बंगाल वगैरह क्षेत्र में, या पूर्वी उत्तर प्रदेश कह लें, तो अभी बाबर ने एक स्टार्ट की थी। लेकिन पानीपत का युद्ध काफ़ी भारत की दिशा दशा तय कर देता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है पानीपत का। फिर उसके बाद अब ये राणा सांगा पे आरोप लगाते हैं बाबर की, जो है तुमने दिल्ली की उन्होंने लड़ाई लड़ी तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम बैठे रहे। तो इस प्रकार का आरोप लगा के राणा सांगा के से ही युद्ध ठान लेते हैं। तो राणा सांगा बाबर वीएस राणा सांगा का युद्ध होता है
और इनको कहीं ना कहीं चित्तौड़ पे कब्जा भी करना होता है। चित्तौड़ के साथ ये मेवाड़ के शासक मेवाड़, ये बहुत जीतने के लिए उपयोगी होता है दृष्टि से। भारत में शासन की दृष्टि में मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इनके बीच ये जो है अपना सपोर्ट जो है इनको कौन कर रहा होता है, जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है महमूद लोदी, वो इनका सपोर्ट कर रहा होता है। महमूद लोदी और हसन मेवाती भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेवात के पूरा देख रहे होते हैं, राजा शासक होते हैं हसन मेवाती इनकी तरफ होते हैं। और अन्य जो है राजपूत शासकों का सपोर्ट होता है, राजपूत शासकों का। कहीं ना कहीं फिर युद्ध काफ़ी भीषण चलता है। युद्ध में राणा सांगा घेर लिए जाते हैं, कैसे भी ना कैसे राणा सांगा वहाँ से निकल लेते हैं। बताते हैं कुछ लोग, राणा सांगा जब भाग जाते हैं वहाँ से निकल के, सोचते हैं कि दोबारा इनसे हम लड़के इनको परास्त करेंगे, लेकिन उन्हीं के कुछ सरदार इनको जहर दे देते हैं। बाद में क्या होता है, ये हार जाते हैं तो बाद में इन्हीं के सरदार जहर दे देते हैं, सरदार जहर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। उनको डर होता है कि राणा सांगा आगे चल के काफ़ी योद्धा ना हो जाए, हम लोगों को भी पीछे रख दें। अब बाबर के लिए आसान होता है, मेवाड़ भी बाबर के कब्जे में आ गया, बाबर जीत गया, ये हार गए राणा सांगा। ये कौन सा युद्ध कहा जाता है, खानवा का युद्ध होता है। इसे क्या कहता है, खानवा का युद्ध। ये कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। कब हुआ, 1527 में ईस्वी में। इसी को खानवा युद्ध कहता है। खानवा कहाँ पड़ता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं। ये आगरा के पास है, आगरा के 40-50 किलोमीटर पास में, आगरा के पास। आगरा कैसे है, आगरा ये यूपी है, ये राजस्थान इधर है, ये यूपी है, तो आगरा यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पास है, समझिए, राजस्थान भी है यूपी भी। अब इनका रहता है। इसके बाद कौन सा युद्ध आता है, एक चीज़ और रहती है इस युद्ध में जो है, खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध है। इसमें क्या एक प्रयोग किया जाता है, ये जो है बाबर, इनको हराने के लिए लगता है राणा सांगा से हम हार जाएंगे, तो इससे मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल करता है। जिहाद, पहली बार जिहाद का नारा यहीं से ये देता है युद्ध में। मुगल वंश में सबसे पहले जो है बाबर जिहाद का नारा देता है और शराब बंद कर देता है पूरे उसमें। सब शराब को गिरवा देता है कि जहाँ भी उन सुराहियों में शराबें होती हैं सबको गिरा देता है। कर वगैरह भी सब छूट दे देता है, कैसे भी सबको खुश करता है, और जिससे इसको फ़ायदा हो, और ये खानवा का युद्ध ये फतेह करता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं बाबर का अगला, पहला युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध हो गया, तीसरा युद्ध भी पूछा जाता है। अब बाबर को जो है कहाँ से टक्कर में जो है चंदेरी पड़ता है, ये भी राजपूत शासक होते हैं। चंदेरी, वो यहाँ का शासक होता है मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध होता है। कहाँ ये कब होता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध। फिर इसमें क्या रहता है, ये किसके बीच है, मेदिनी राय वर्सेस, तो बाबर है ही है, ये बाबर। ये जो चंदेरी कहीं ना कहीं मालवा के पास पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामरिक दृष्टि से, व्यापार वगैरह की दृष्टि से। तो ये भी लड़ते काफ़ी मतलब जोरदार तरीके से, लेकिन इनकी भी हार होती है। बाबर यहाँ पर भी जीतता है, और इनकी रानी जो होती हैं और भी जो इनके महिलाएं होती हैं, इनके शासन में सब जौहर कर लेती हैं। तो ये भी हो जाता है बाबर का युद्ध। अब बाबर ने इस प्रकार बाबर जीतता है। बाबर की कुछ उपाधियाँ हैं, जैसे बाबर ने जब जीता होता है पानीपत का युद्ध, तो अपने को कलंदर कहने लगता है, कलंदर। और मोहम्मद जहीरुद्दीन इसका पूरा नाम होता है। कभी कभी प्रश्न पत्र में आ जाए मुगल वंश की स्थापना की, बाबर ऑप्शन ही नहीं होता है, मोहम्मद जहीरुद्दीन होता है। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, इसका पूरा नाम होता है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसका ये युद्ध हो जाता है। फिर अंतिम युद्ध कौन होता है, इसका चौथा युद्ध इंपॉर्टेंट, बाबर का चौथा युद्ध। अब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं किसके किसके बीच हुआ, और जो चंदेरी का युद्ध उसमें भी इसने इस्लाम का प्रयोग किया, मतलब जिहाद का नारा इसमें भी देता है। अब इसके बाद जो बढ़ेंगे, बाबर का चौथा युद्ध रहता है। चौथा युद्ध इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कौन सा युद्ध है, चौथा युद्ध, चौथे नंबर का बाबर का युद्ध होता है। ये कौन सा, घाघरा का युद्ध। घाघरा का मतलब घाघरा नदी के किनारे, घाघरा का युद्ध। ये 1529 में होता है।
किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद लोदी, जो हमने बताया था, महमूद लोदी, जो क्या बताया था, राणा सांगा का सपोर्ट करता है, वही महमूद लोदी। ये छोटा भाई होता है इब्राहिम लोदी का, महमूद लोदी। और किसके बीच? वीएस बाबर हैं, ये बाबर हैं। अब ये युद्ध होता है, इसमें भी ये हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। बाबर का समझिए ये भी क्षेत्र, मतलब घाघरा नदी, गंगा नदी का जो दोआब क्षेत्र, यमुना का, ये सब दोआब क्षेत्र बाबर का पूर्णतः कब्जा हो जाता है, तो बाबर को और मजबूती मिल जाती है। और इधर जो अफ़गान इनको बिलवाए होते, परेशान किए होते हैं पूर्वी क्षेत्र के अफ़गान, उससे भी कहीं ना कहीं सफलता पा जाता है। लेकिन बाबर को चिंता सताए रहती है कि हमारा काबुल और कंधार निकल जाएगा, तो इसलिए कुछ संधियाँ उधर करता रहता है। फिर लाहौर उधर देखने जा रहा होता है, फिर वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो रहता है, ये इसका जो मकबरा होता है काबुल में है, काबुल में मकबरा है इसका, भारत के बाहर। कभी कभी आता है किन किन का मकबरा भारत के बाहर है, किन किन का भारत में है, तो इसका मकबरा काबुल में है। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर की मृत्यु के बाद इसके 4 बेटे होते हैं। अब समझिए बाबर से संबंधित ये बातें हो गई। कुछ बाबर के साहित्य से संबंधित हैं, प्रश्न पूछा जाता है। बाबर ने सिक्के चलाए, बाबर के सिक्के थे, बाबर के सिक्के जो थे, सिक्के शाहरुख थे। पूछा था शाहरुख सिक्के किसने चलाया, प्रश्न आ चुका है इस पे। शाहरुख तो चांदी के सिक्के थे। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी चलाया था। फिरोज तुगलक ने क्या चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चांदी के ससगनी चलाया था, चांदी के सिक्के में ससगनी। अभी हम आगे देखेंगे चांदी का इम्पोर्टेंस। अभी आगे आएंगे शेर शाह सूरी, वो चांदी का रुपया चलाते हैं। अब उसके बाद देखें इनके में और प्रश्न क्या रहते हैं। इन्होंने तुजुक ए बाबरी लिखी है, तुजुक ए बाबरी पूछा था, तुजुक ए बाबरी किसकी रचना है? बाबर ने लिखी है, स्वयं अपनी आत्मकथा मानता है बाबर की। इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबरनामा। ये किस भाषा में लिखी, प्रश्न इस पर भी पूछे जा चुके हैं, किस भाषा में है? इसकी भाषा जो है तुर्की है, तुर्की भाषा, क्योंकि इनकी मातृभाषा तुर्की थी, तुर्की भाषा। और दूसरा देखा जाए तो ये तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि जो उस समय मुग़ल काल की भाषा फ़ारसी होती है। मुग़ल काल की दरबारी भाषा क्या होती है? मुग़ल काल की, आगे चल के भारत में संस्थापक हो जाते हैं मुग़ल अच्छे से, तो ये अपनी भाषा रखते हैं। मुग़ल काल की दरबारी भाषा फ़ारसी हो जाती है, दरबारी भाषा फ़ारसी। अब देखेंगे उसके बाद क्या, इनकी तुजुक ए बाबरी में, तुजुक ए बाबरी में कुछ चीज़ें इनके राजनीतिक, इस पे प्रकाश जरूर इंपॉर्टेंस रहता है। राजनीतिक की बातें इसमें क्या लिखी गई हैं? राजनीतिक व्यवस्था, देश के बारे में उस समय की जानकारी मिलती है। ये इसमें राजनीतिक व्यवस्था में 2 प्रकार के देश हैं, 2 तरीके उस समय स्थितियाँ बताते हैं देश में। एक उत्तर के, एक जो है मुस्लिम राज्य कौन है? यही देखें ऐसे, मुस्लिम राज्य में कौन कौन आ जाते थे? इन्होंने कहा चालुक्य जो है दिल्ली मुस्लिमों के कब्जे में था, मतलब मुस्लिम शासन था वहाँ। मालवा को मानते हैं, गुजरात को मानते हैं, इस प्रकार ये जो इसको मेन शासन के रूप में देखते हैं। अब इधर हिंदू राज्य में कौन थे? हिंदू राज्य में मेवाड़ लड़ाई खुद ही करते आके हैं, मेवाड़ में राणा सांगा से। और जो है कौन सा मानते हैं ये मेवाड़ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, विजयनगर साउथ में पड़ता है। विजयनगर के बारे में बताएंगे तब समझेंगे आप। विजयनगर में कृष्णदेवराय होता है, देवराय। इसके बारे में प्रश्न आता है, कृष्णदेवराय को किसे सबसे भारत का शक्तिशाली राजा कहते हैं बाबर? तो कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली राजा बताते हैं, शक्तिशाली राजा। और कुछ क्षेत्रों को ऐसे हैं, ये भारत में जो लाहौर वगैरह लगते हैं, लेकिन मेन दिल्ली को मानते हैं, मालवा को, गुजरात क्षेत्र को काफ़ी अहम मानते हैं। अब देखा जाए क्या रहता है बाबर का सिस्टम जो रहता है, हमने सब बता दिया बाबर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। मुग़ल वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं निर्माण करवाया होता है, लेकिन कुछ इनके निर्माण की जो हैं बातें हैं। जैसे निर्माण में इनका क्या रहता है? निर्माण में एक तो है आगरा में उद्यान बनवाते हैं, राम बाग कहा जाता है, कहीं आराम बाग कह देते हैं। आगरा में
आगरा में उद्यान का निर्माण उद्यान का निर्माण आगरा में सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने कराया? तो इन्होंने कराया उद्यान का निर्माण। और जो देखें इनके निर्माण में, और ये कराते हैं संभल और पानीपत, जहाँ युद्ध जीतते हैं पानीपत, दोनों में मस्जिद बनवाते हैं, मस्जिद का निर्माण कराते हैं। ऐसी कुछ खास मस्जिद नहीं होती कि उनका नाम जो है फेमस हो जाए, बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन मस्जिद का निर्माण कराए थे पानीपत में। प्रश्न आ चुका है इस पर, पानीपत में किसने मस्जिद का निर्माण कराया था। और इनका जो है देखा जाए इतना मेन इनका प्रमुख रहता है, आगरा में और संभल पानीपत में। एक इनका सेनापति होता है, सेनापति, ये तो नहीं, सेनापति मीर बाकी। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है आयोग में, मीर बाकी, और छोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसने है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या में थी बाबरी मस्जिद। तो इस प्रकार ये हो जाता है, जो बाद में 400 साल 5 साल खूब विवाद का कारण बनी। अब इसके बाद देखें, इसके बाद क्या आता है? बाबर का अंत होता है। बाबर के अंत के उपरांत जो है, इसके बाबर के 4 लड़के होते हैं। बाबर के 4 लड़के, बाबर के 4 लड़के होते हैं। तो बाबर होते हैं, इनके 4 लड़के हैं। पहले हुमायूं सबसे ज्येष्ठ होते हैं, सबसे बड़े हुमायूं हैं। हुमायूं के बाद, अब बात का सीक्वेंस तो इतना नहीं रहता है, तुम्हें याद भी नहीं करना, इसलिए बता रहे हैं, इसमें याद रहे, कभी कभी आ जाता है, प्रश्न आ सकता है। तो कामरान और अस्करी और हिंदाल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बता रहे हैं क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन में थे तो बता रहे हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं ध्यान रखना। इसी को भारत की सत्ता देते हैं, मतलब दिल्ली संभालने को समझो एक प्रकार से। कामरान जो होते हैं लाहौर वगैरह देखते हैं, अस्करी हैं अलवर देखते हैं, हिंदाल जो हैं अलवर देखते हैं, अलवर। तो इस प्रकार रहता है इन लोगों का शासन। अब देखें जो मेन हुमायूं का रहता है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र देखते हैं, ये अलवर जो है राजस्थान क्षेत्र पड़ता है। अब हुमायूं का भारत मिलता है, कहीं ना कहीं हुमायूं ही आखिरी में सत्ता पे काबिज होते हैं। तो हुमायूं से कुछ युद्ध संबंधित होते हैं। हुमायूं का शासन समझिए, हुमायूं के शासन में 1531 का एक युद्ध होता है, 1531। फिर 1532 का इनका युद्ध, 1531 में कालिंजर का युद्ध करते हैं। कालिंजर किला होता है, कालिंजर का पर युद्ध है, कालिंजर किले पर युद्ध होता है, पर युद्ध। और ये 1532 में चुनार का युद्ध लड़ते हैं, चुनार का युद्ध। इसमें शेर खां होता है, वो हार जाता है, ये जीत जाते हैं। फिर 1539 का ये इंपॉर्टेंट युद्ध रहता है, चौसा का युद्ध। इसमें भी कुछ खास रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर जो है 1540 का युद्ध, 1540, इसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शेरशाह सूरी जिसे कहते हैं, शेरशाह सूरी वीएस किसके बीच? हुमायूं हार जाता है और ये जीत जाते हैं। इनका नाम शेर खां के नाम से युद्ध लड़ते हैं। युद्ध के बाद जो है शेरशाह की उपाधि लेते हैं, इसी युद्ध से यह उपाधि लेते हैं, यह उपाधि ग्रहण करते हैं। ये सीधे आ जाए किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, लेकिन ये शेर खां नाम से होते हैं, शेरशाह की उपाधि ग्रहण करते हैं इसी युद्ध में जीतने के बाद बिलग्राम में। अब हुमायूं हार जाते हैं, भाग जाते हैं ये अफगानिस्तान। अब ये क्या है, इनको शरण वहीं मिल जाती है, अफगानिस्तान को ही लिखा, ईरान भी लिखा, ईरान चले जाते हैं। अब वहाँ से बाद में भारत फिर आते हैं, भारत में आते हैं। इधर शेरशाह की मृत्यु हो चुकी होती है, शेरशाह की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी होती है। फिर ये भारत में जब आते हैं तो किससे इनका युद्ध होता है? सिकंदर सूरी और वीएस किसके बीच? अपना जो है खुद हुमायूं, मतलब अपने हुमायूं, और ये युद्ध किसके बीच होता है? ये युद्ध बहुत फेमस रहता है, इसके सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, सरहिंद का युद्ध पूछा जाता है, सरहिंद का युद्ध।
युद्ध 1555 ईस्वी। इस युद्ध से समझिए फिर से एक बार मुगल वंश भारत में आ जाता है। अब हुमायूं अपना क्षेत्र कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हुमायूं की मतलब स्थिति कमजोरी रहती है। फिर एक ये दीन पनाह नगर बनाते हैं, स्थापना करते हैं। इसी युद्ध के बाद ही दीन पनाह नगर की स्थापना करते हैं। नगर की स्थापना कहाँ? दिल्ली में ही ये होता है, बनता है दिल्ली के पास। वहीं पर पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर जाते हैं। पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मौत हो जाती है। सीढ़ी से गिरकर मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं, मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये कभी इनका स्टेबल नहीं रहे, कहीं हारे कहीं जीते इतने कम समय में। तो किसी ने लिखा है, किसी इतिहास का, ज़िंदगी भर लड़खड़ाते रहे, अंत में लड़खड़ा कर ही ये मर भी गए। तो ये रहता है इनका हुमायूं का। अब हुमायूं में कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता। इनका जो दीन पनाह नगर है ये इनके मेन माना जाता है। अब जो हुमायूं के बाद की बात करते हैं, हुमायूं का बस ये युद्ध रहता है, सरहिंद का युद्ध, चौसा का युद्ध। इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूछी जाती हैं। और इनके में समय में जो शेर शाह है उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इनके समय में कौन आता है? शेर शाह। जो इससे पहले इसका नाम क्या होता है? शेर खां होता है। शेर खां यह शिक्षा अपनी लेने जाता है जौनपुर में, जो पूर्व का सिराज कहलाता है। उस समय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जा रहा था उस समय, जब मध्यकाल में जौनपुर पूर्व का सिराज। प्रश्न आ चुका है इस प्रकार एक कि मध्यकाल में सबसे योग्य विद्वान शासक कौन था? तो शेर शाह नाम, मोहम्मद बिन तुगलक और ये फिरोज तुगलक और बलबन, इस प्रकार का ऑप्शन दिया तो शेर शाह माना था सबसे विद्वान शासक। क्योंकि जौनपुर में जो शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छे से पढ़ता था, उस समय उसको बहुत विद्वान माना जाता था। ये विद्वान था क्योंकि वहाँ की शिक्षा दीक्षा बहुत मान्य थी वहाँ की। अब देखते हैं जौनपुर में शिक्षा लेता है, इससे और संबंधित क्या फैक्ट पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और इसका जो इसने कुछ चीज़ों पे काफ़ी अच्छा कार्य किया है। एक राजस्व प्रणाली इसकी पूछी जाती है। इसने 2 चीज़ों चलाया, एक पट्टा व्यवस्था स्टार्ट की और दूसरा कबूलियत कहते हैं। जैसे उनके में दीवान रिसाल, इस प्रकार की चीज़ें थी। दीवान रिसाल चलाया, दीवान जो बंदगान जो उससे संबंधित था, जैसे दीवान मुख्तराज था, अमीर कोही, दीवान कोही, इस प्रकार के जो चले थे। उनके समय में दीवान आरिज, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पत्राचार संबंधित, दीवान हिंसा, कई सारी थी। ऐसे ही इन्होंने राजस्व प्रणाली शुरू की। किसने? इन्होंने, शेर शाह ने। राजस्व प्रणाली में इनका पट्टा कबूलियत पूछा जाता है। पट्टा क्या होता था? जो ये किसान से कहते थे कि इतने समय में तुमको इतना लगान देना है, मतलब कर का निर्धारण करता था शासक किसान पर कर निर्धारण। और कबूलियत जो है, कबूलियत में क्या रहता था कि ये मान लीजिए इस प्रकार था, किसान स्वीकार करता था, इसको कर को स्वीकार करता था। वही जो स्वीकार पत्र होता था उसी को कबूलियत कहते हैं। किसान स्वीकार करता था, और इनके में इन्होंने एक और, इनके में शासन, वो निर्माण कार्य में इनका क्या रहता है? निर्माण कार्य पाकिस्तान के पेशावर से पूर्वी बंगाल में सोनार गांव जो है, पूर्वी बंगाल तक इन्होंने एक सड़क का निर्माण कराया था, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण कराया। जो अब इनको देखा जाए, इसने पहले हजरत आला की उपाधि भी ली होती है, लेकिन बाद में उसको बदल के सुल्तान की उपाधि कर देता है। कौन? शेर शाह। हजरत आला से सुल्तान की उपाधि, फिर शेर शाह की उपाधि को मेन अपना टाइटल मानता है ये। अब सड़क ए आजम की उपाधि। और इसके में एक और चीज़ देखते हैं, सिक्के की व्यवस्था। इसके में जो है करेंसी का सीन, इसके में क्या रहता है? करेंसी में इसने 2 मुद्राएं चलाई होती हैं। दाम चांदी का होता है, और जो दूसरा है दाम चांदी के तांबे का है, तांबे का सिक्का। और रुपया चलाया होता है, रुपया चांदी का होता है। तो इसके में शेर शाह में संबंधित समझ सकते हैं।
और इसका एक प्रश्न रहता है, इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम या सहसाराम कहीं कहीं लिखा होता है, बिहार में पड़ता है, ये बिहार में है इसका। कहाँ, किसका मकबरा बिहार में है? इसी का है मकबरा, शेरशाह का, शेरशाह का। समय हालांकि इसका बहुत कम रहता है, सूर्य वंश के संस्थापक होता है, काफ़ी मतलब समय कम रहता है, लेकिन उस समय में ये जो है काफ़ी कुछ इसकी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो वर्तमान समय में हैं। अब उसके बाद जो हम देखेंगे, हुमायूं के बाद अकबर का शासन आता है। हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं थे, हुमायूं के समकालीन वो शेरशाह बता रहे थे। हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। जब हुमायूं अपना बिजी होते हैं, सिकंदर सूरी से लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो, फिर उसके बाद अकबर उस लड़ाई को संभालते हैं, लेकिन तब तक हुमायूं अपना क्षेत्र और विस्तार कर रहे होते हैं, लगे होते हैं अपने क्षेत्र में, मतलब तो इसको खबर मिलती है अकबर को कि उनकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। तो उसी समय जो गुरदासपुर क्षेत्र है पंजाब में, गुरदासपुर के कालानौर जगह, कालानौर में 1556 में 14 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक होता है, अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। कौन इसमें करता है? जो इनका जो बैरम खां जो होता है, इनका मेन वही करता धरता होता है, बैरम खां का सहयोग रहता है, बैरम खां। तो ये रहता है, अकबर का राज्याभिषेक होता है। फिर इसके बाद जो है अकबर का मेन जो देखा जाए, वैसे तो अकबर का बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग, मालवा में राजपूत शासक में अकबर की कहानी क्या रहती है, लेकिन जो मेन इनका युद्ध होता है वो होता है जो है पानीपत का युद्ध। इनसे संबंधित यही पूछा जाता है, पानीपत हल्दी घाटी का युद्ध, प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध से प्रसिद्ध रहता है, हल्दी घाटी का युद्ध। दक्षिण में देखा जाए तो गोलकुंडा को छोड़ के और जो उसके ऊपर के होते हैं, बीजापुर में, ये सब जगह जो अकबर का शासन लगभग हो जाता है, लेकिन गोलकुंडा को छोड़ के अभी। लेकिन हम लोग उत्तर में देखते हैं गुप्त राजपूत शासक से, और ये हल्दी घाटी का प्रसिद्ध, तो बहुत प्रश्न पूछा आता है। ये कब हुआ था? 1576 में होता है, 76 ईस्वी में। हल्दी घाटी जो है राजस्थान में क्षेत्र पड़ता जाके है, ये दर्रा टाइप का होता है। अब उसमें कौन लड़ता है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये तो बहुत फेमस युद्ध है, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की ओर से ही जो अफगानी टुकड़ी का भी नेतृत्व रहता है महाराणा प्रताप के साथ। तो इनकी ओर से का प्रश्न आता है, इनकी ओर से महाराणा प्रताप की ओर से कौन सेनापति लड़ता है? तो हकीम खान लड़ता है, हकीम खान। अब महाराणा प्रताप की ओर से ये अफगानी होता है, अफगानी। और इधर से कौन आते हैं? अकबर की ओर से कौन लड़ता है ये जो है अकबर की ओर से कौन आता है? मान सिंह आते हैं, मान सिंह लड़ते हैं, मतलब नेतृत्व इनका मान सिंह कर रहे हैं, हकीम खां और महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, प्रताप। अब ये युद्ध होता है, ये अनिर्णित है, एक प्रकार से रहता है, ये छापा मार एक युद्ध करते हैं, ये महाराणा प्रताप इसमें छापा मार करते हैं। तो कह सकते हो सीधे बंदी मतलब नहीं बनाया सकता है, ये मतलब अनिर्णित रहता है, छापा मार। लेकिन काफ़ी वीरता से युद्ध लड़ा जाता है कि मतलब ये भी पूरे रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। ये अकबर की स्वाधीनता आखिर तक महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं, कुंभलगढ़ का शासन संभाले रहते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र से होता है। तो ये कौन सा क्षेत्र? तो मेवाड़। तो प्रश्न आता है आखिर में किस राजपूत शासक ने जो है इनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, या किस वंश मतलब किस क्षेत्र ने स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी। मालवा वगैरह सब कवर हो चुके थे, मेवाड़ ही, अकबर मेवाड़ पे नहीं कर पाया था शासन, एक हिसाब से देखें। लेकिन उसका शासन तो पूरे लगभग देश पे ही फैल चुका था। अब देखें अकबर का सीन क्या रहता है। जो अकबर की जो नीतियाँ रहती हैं वो ये धर्मनिरपेक्ष शासक कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सहिष्णु भी कह सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे हैं राजपूत शासक में प्रश्न आ चुका है, किस प्रथम राजपूत शासक से अकबर ने शादी, मतलब किस प्रथम राजपूत शासक की कन्या से अकबर ने शादी की होती है? तो प्रश्न आ चुका है कछवाहा,
चौहान होते हैं, कछवाहा होते हैं, कई प्रकार के राजपूत शासक होते हैं, लेकिन कछवाहा जो होते हैं उनमें सबसे पहले अकबर शादी करते हैं। कछवाहा वंश में जो भारमल होते हैं, आमेर के शासक भारमल जो होते हैं वो इनसे आग्रह करते हैं अकबर से कि हमारी लड़की के साथ शादी कर लीजिए। ये क्या होता है, अकबर जो है अजमेर में जो है निजामुद्दीन चिश्ती जो है उनके जो है जा रहे होते हैं उनकी मज़ार पे, तो उसी के रास्ते में ही जो क्या ये मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। हालांकि कुछ इन पे शायद परिस्थिति दबाव की रही हों, क्योंकि अकबर का शासन बहुत उस समय पावरफुल था, तो इन्होंने अपनी कछवाहा ये वंश संबंधित उन्होंने अपनी लड़की से अकबर की शादी का प्रस्ताव रखा होता है। जब अकबर वापसी वहाँ अजमेर से कर रहे होते तो शादी कर भी लेते हैं। उनका क्या नाम होता है जो कछवाहा वंश की होती है? हरखा बाई। इन्हीं को बताते हैं जोधाबाई भी कहा जाता है, जोधाबाई। इन्हीं से अकबर विवाह करते हैं। तो किस प्रथम जो है राजपूत वंश से करते हैं? कछवाहा से करते हैं। ये प्रश्न आ चुका है। अब देखें, अभी जोधाबाई महल भी अकबर बनवाते हैं, तो जोधाबाई के नाम से ज़्यादा इनका फेमस रहता है अकबर के साथ जो विवाह जो है। अब धर्मनिरपेक्ष शासन क्यों कहा? अकबर जो क्या करता है, सिख को भी मान्यता देता है, जैन को भी देता है, बौद्ध को भी देता है, शैव और वैष्णव को भी मान्यता देता है। खासकर वो जैन और शैव वैष्णव धर्म से ज़्यादा प्रभावित होता है। हर विजय सूरी जो है जैन से संबंधित होते हैं संत, तो उनको अकबर अपने राज्य में रखता है, उनको मान्यता देता है। और देखें अकबर के समय में तो इन्होंने आखिरी में क्यों कहा जाता है अकबर, आखिरी में क्या, अकबर को मतलब सर्व संभाव की नीति के इन्होंने सुलह कुल चलाया होता है, जिसमें सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। तो कुछ अकबर की ऐसी नीतियाँ रहती हैं कि जिससे ये धर्मनिरपेक्ष या धर्म सहिष्णु कहे जाते हैं। और दूसरी बात है, अकबर खुद ये मानता होता है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हम इनको लेके चलेंगे, इनकी भावनाओं की कदर करेंगे, तभी हम अपने राज्य का विकास कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होती है। जो दूसरा स्वर्णकाल गुप्त काल के बाद देखा जाए मुस्लिम शासकों में, तो अकबर का माना जाता है। इसके में जो है प्रजा भी इतनी परेशान नहीं थी, इसका शासन विस्तार भी इस कदर नहीं था जैसे अन्य शासकों का था, और स्थापत्य कला का काफ़ी अकबर के समय में विकास होता है। अकबर खुद तो अनपढ़ था, लेकिन यह जो है पढ़े लिखे विभाग की स्थापना, मतलब अनुवाद विभाग की स्थापना करवाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुवाद विभाग की स्थापना कराता है, जिसमें क्या रहता है, कुछ चीज़ें अकबर में चलो हम कल देखते हैं, लेकिन कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे अनुवाद विभाग बनाता है, इसमें फैजी होते हैं, देखते हैं। फैजी के ही निर्देशन में जो है रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया जाता है। दोनों जो कौन करता है, बदायूनी करता है। महाभारत और रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी करता है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अभी हाल ही के एग्जामों में देखा गया है, रज्जनामा जो है किसके शीर्षक से, मतलब किस शीर्षक पुस्तक का शीर्षक है, तो महाभारत को ही रज्जनामा के नाम से प्रकाशित किया गया, अनुवाद किया गया फारसी में। तो इसके समय में ये सब चीज़ें हम देखते हैं अकबर के समय। और दूसरी बात, अकबर समय कुछ चीज़ें आई, जैसे आईना ए दहसाल आया, जो एक राजस्व पद्धति। आईना दहसाल में क्या आता था, अकबर ने कहा था 10 साल के जितने भी फसल का उत्पादन हुआ है और 10 साल में जितना भी उनका मूल्य रहा है, उसका औसत निकाल कर उसका मूल्य निर्धारण एक कर दिया जाएगा, उसका 1/3 हिस्सा शासन में या राजस्व में भेजा जाएगा। आईने दहसाल, इसके जनक जो माने जाएंगे वो टोडरमल माने जाते हैं, तो इसलिए टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। पूछा आता है दहसाल पद्धति को और क्या नाम है, टोडरमल बंदोबस्त। किसके समय आई, अकबर के समय। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की भी स्टार्टिंग की, उस पर भी चर्चा करेंगे। मनसबदारी में इन्होंने बताया ये भी कि हर मनसबदार को 20 घोड़ों के बराबर जो मतलब उनकी व्यवस्था रखनी होगी, मतलब 10 घुड़सवार हैं लेकिन 20 घोड़ों की उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि युद्ध में थक जाए घोड़े 10 तो 10 तैयार रहें। तो इस प्रकार से देखेंगे। जब्ती प्रणाली इन्होंने राजस्व की वसूली के लिए रखी। और इनके में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे जो है देना तुम इबादत सभी को, मतलब हम शॉर्टकट बता रहे हैं। देना क्या मतलब है, जो है दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया, दास प्रथा का 1961। फिर उसके बाद देना तुम सभी को, देना तुम इबादत सभी को, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। तीर्थकर जो है समाप्त कर दिया 1963 में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सीक्वेंस आ जाता है एक तो कभी कभी, तीर्थकर हो जाता है। फिर जो है इनका जो आता है, ठीक, फिर जो है इनका एक वो आता है, फिर कह सकते हो आगे हम देखेंगे इबादत खाना, सबसे इबादत खाना लास्ट में आता है। फिर इससे पहले दिन इबादत खाना भी कह सकते हो, इबादत खाना भी इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ बता, ठीक।
रुकना एक सेकेंड, यहाँ पे बताते हैं। दास को उन्मूलन कर देते हैं, दास उन्मूलन। सबसे पहले दास उन्मूलन ही करते हैं 1961 में। फिर है ये करते हैं जो कह सकते हो तीर्थ कर समाप्त करते हैं, समाप्त 1963 में। फिर ये जजिया कर समाप्त कर देते हैं, जजिया कर 1964 में। ये इनकी कुछ चीज़ें रहती हैं। फिर इबादत खाना इसका बनाते हैं ये 1975 में। सभी के लिए जब हो जाता है तब क्या रहता है, सभी के लिए 1978 में खुल जाता है। सभी धर्मों के जो गुरु होते हैं उनके साथ मीटिंग अकबर करते हैं इबादत खाने में। फिर ये अलग से, फिर इसके बाद महजर आता है। महजर जो अकबर अपने को सभी धर्मावलंबियों को एक साथ अपने को पावर रखने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं पत्र जारी करता है। स्वयं अपनी सारी जितनी शक्तियाँ होती धर्मावलंबियों की, जो मतलब विभिन्न उनके गुरु उलमा होते हैं, उनकी सभी शक्ति अपने पास कर लेता है। वो किस प्रकार करता है, महजर एक पत्र निकालता है, जिसको इस समय फतवा कुछ टाइप से कह सकते हो, लेकिन फतवा उसका नकारात्मक रूप होता है। महजर वो सभी के लिए महजर होता है। इन्हीं चीज़ों के लिए अकबर के खिलाफ जौनपुर के जो उलेमा होते हैं फतवा जारी करते हैं इनके शासन के खिलाफ, महजर 1979 में। तो अब इसके बाद जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना। धर्म क्या है, एक संप्रदाय या कह सकते हो एक प्रकार का जो सभी को एक साथ लाने का एक नया विचार था। धर्म इलाही ये जो है 1982 में होता है। ये इस प्रकार की 1582 में इस प्रकार कुछ रहती हैं चीज़ें। अब और इनके में हम लोग साहित्य स्थापत्य कला देखेंगे, वो अलग होगी। इन्होंने जैसे किन किन महलों का निर्माण कराया, कहाँ क्या कराया, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और इनसे संबंधित साहित्य की बातें उनको भी हम लिखा देंगे। महाभारत है, रामायण है, जो भी इनसे संबंधित रही हो, अकबरनामा है। तो इसी के साथ जो है अकबर से हो जाएगा। फिर इनके बाद के जो हैं इस प्रकार मुग़ल वंश का ख़त्म होकर समझिए मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। 82 है, 1582 हो जाता है। ये देख लीजिए 1500 ही है, ये 1900 हो गया है, गलती से 1500 कर लीजिए। 1561 में ये होता है कि 1500 शासन 1900 हम कहाँ पहुँच गए। और 1500 ये कितना आता है, 1564, क्योंकि अकबर 1556 के बाद आते ही हैं, इतने साल कहाँ जी जाएंगे। 1575 ये 1578 में सभी के लिए हो जाता है। महजर 1579 में है। और दीन इलाही 1582, ये सबसे अंतिम समझ लिए इनका बड़ा कार्य होता है। तो इसी प्रकार जो है हमने प्राचीन काल के बाद मध्यकाल जो आया उसमें हमने मुग़ल वंश को लगभग समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है कुछ शासक बचते हैं। फिर इस प्रकार जो है हम लोग आधुनिक भारत पर फिर पहुँचेंगे। धन्यवाद।